अरे इतना बुरा नतीजा होगा इसका, बहुत बुरा नतीजा होगा, समझ जाओ। समझे, हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा कितने गंदे आदमी यहाँ आए थे, थूकेंगे सब। और इतने गंदे आदमी तो इस बैंक में आए भी नहीं। यह कलंक कथा है, जनता की व्यथा है, चले सरकारी मनमानी, यही नए भारत की कहानी। नमस्कार, मैं अमित लाल और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा डिजिटल चैनल दिल्ली न्यूज़ 24। दोस्तों, कलंक कथा का आज का यह एपिसोड बहुत ही खास है। यह पिछले ही एपिसोड का दूसरा भाग है। पिछले एपिसोड में हमने बात की 20 जुलाई 2020 को जारी दफ़ा 61 की जांच की, जिसकी सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद बिना कोर्ट को जानकारी दिए आरसीएस दिल्ली ने मामले में नए जांच अधिकारी की नियुक्ति कर दी। दायर जनहित याचिका की 18 अप्रैल 2022 को हुई सुनवाई के दौरान जब दफ़ा 61 की जांच के बारे में आरसीएस से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूछा गया था, तब तो आरसीएस ने माननीय हाई कोर्ट को 61 की बजाय जनवरी 2021 में जारी हुई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के पेंडिंग होने का हवाला देकर हाई कोर्ट को गुमराह किया, क्योंकि जुलाई 2020 में जारी दफ़ा 61 की जांच का आदेश दिल्ली विधानसभा पेटिशन कमेटी के आदेश पर हुआ था, जबकि फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी का आदेश दिल्ली के एलजी के आदेश से जनवरी 2021 में इसी आरसीएस ऑफिस द्वारा जारी किया गया था। इसी तरह 27 मई की सुनवाई के दौरान भी आरसीएस की तरफ से दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल ने डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस द्वारा प्रभावी कदम उठाने का स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया, जबकि 14 जुलाई 2022 की सुनवाई के दौरान उसी डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस की तरफ से कोर्ट में एक पत्र पेश किया गया, जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जांच पूरी करके चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के मार्फत एलजी हाउस को भेज देने का दावा किया। साथ ही आरसीएस की तरफ से 8 जुलाई 2022 को जारी दफ़ा 61 की जांच में नए जांच अधिकारी की नियुक्ति करने की बात भी कोर्ट से छिपा ली गई, क्योंकि बकौल आरसीएस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस द्वारा पूरी की जा चुकी है। फिर नए जांच अधिकारी की फिर से उन्हीं आरोपों की जांच के लिए नियुक्ति करने का क्या औचित्य है। खैर चलिए, जब नए जांच अधिकारी की नियुक्ति हो ही चुकी है, तो आज आपको बर्खास्त चपरासी ललित कुमार द्वारा इस बैंक प्रबंधन पर लगाए गए संगीन आरोपों से भी आपको अपडेट करवा देते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि पिछले 2 सालों से आखिर क्यों दिल्ली न्यूज़ 24 इस कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजमेंट को देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड करप्शन सिंडिकेट कहता है। तो चलिए जानते हैं उसी बर्खास्त चपरासी ललित कुमार के उन दर्जन भर संगीन आरोपों को, जिनकी जांच दफ़ा 61 में होनी है। साल 2009-10 के दौरान बैंक में 113 ऐसे कर्मचारियों की भर्ती की गई जो बोर्ड के पदाधिकारियों और वरीय कर्मचारियों के रिश्तेदार थे। आरोप है कि इस मामले में भाई भतीजावाद और फर्जी दस्तावेजों को आधार बनाकर नौकरियां दी गईं। दूसरे आरोप के मुताबिक खाड़ी बावली शाखा में कुछ लोगों के प्राइवेट चेक क्लियर किए गए, जबकि उनके खातों में पर्याप्त कैश ही नहीं था। बाद में कुछ खातों में कैश आ गया। इस तरह की गड़बड़ी इस बैंक के तकरीबन हर ब्रांच में होती है। इसी तरह कई खातों में लिमिट महज 3 लाख रुपए थी, परंतु लिमिट से कई गुना ज़्यादा पैसा क्लियर कर दिया गया। मामले में बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक राज सिंह और क्लर्क गिरिराज सिंह पर प्रबंधन ने जांच बैठाई और राज सिंह को रिटायरमेंट दे दिया गया। लेकिन गिरिराज सिंह आज भी मुख्य शाखा में मैनेजर के पद पर कार्यरत है, जिस पर एमडी अनीता रावत को हर महीने 25,000 रुपये रिश्वत देने संबंधित अकाउंट स्टेटमेंट भी दिल्ली न्यूज़ 24 अपने पिछले एपिसोडों में दिखा चुका है। तीसरा आरोप है बवाना शाखा में एफडी घोटाला हुआ है,
जिसमें तत्कालीन शाखा इंचार्ज ने 43 करोड़ रुपए की बोगस फिक्स डिपॉजिट बना दी। जी, 43 करोड़ रुपए की, जबकि इस एफडी के लिए बैंक में 1 रुपया भी जमा नहीं हुआ। इस मामले में भी दोषियों पर कार्रवाई करने की बजाय प्रबंधन ने दरियादिली दिखाते हुए घोटाले के आरोपी शाखा इंचार्ज परमजीत सिंह को मैनेजर बना दिया। साथ ही क्लर्क प्रवेश को भी पदोन्नति देते हुए शाखा इंचार्ज बना दिया गया। यह मामला उस वक्त मीडिया की सुर्खियों में भी काफ़ी छाया रहा था। चौथे आरोप के मुताबिक नजफगढ़ शाखा में वित्तीय घोटाला हुआ। बैंक गबन करने वाले कर्मचारियों से घोटाले के पैसे भी आज तक रिकवर नहीं कर पाया। बैंक प्रबंधन की कृपा दृष्टि से घोटाले के मास्टरमाइंड धर्मेश आर्या ने घोटाले के पैसे से नजफगढ़ में स्कूल खोल लिया और तत्कालीन शाखा प्रबंधक सुनील कुमार ने भी अपना अच्छा खासा व्यापार जमा लिया, परंतु खाता धारकों की रकम आज भी बैंक के खातों में वापस नहीं आ सकी। पांचवें आरोप के मुताबिक निहाल विहार शाखा में तत्कालीन शाखा प्रबंधक प्रवेश दहिया ने बैंक को 35 लाख रुपए का चूना लगाया। इस घोटाले में फर्जी हाउस लोन के नाम पर जमीन के फर्जी कागजात और फर्जी जमानती लगाकर घोटाला कर दिया गया, परंतु इस मामले में भी बैंक प्रबंधन आज तक घोटाले की उस रकम की रिकवरी तक नहीं कर पाया और ना ही तत्कालीन शाखा प्रबंधक प्रवेश दहिया पर कोई कार्रवाई की गई। छठा आरोप है नंदनगरी शाखा में हुए घोटाले को लेकर, जिसमें ग्राहक की ही एफडी के अगेंस्ट एडवांस लेकर बैंक कर्मियों ने ही बड़ा घोटाला कर दिया, जैसा कि नरेला ब्रांच में देखने में आया था। इस मामले में बैंक प्रबंधन ने तेजी से पैसे की रिकवरी की, परंतु दोषियों पर कृपा दृष्टि वाले मामलों की तरह तत्कालीन शाखा प्रबंधक क्लर्क राजपाल और शामिल कर्मचारियों पर इस ब्रांच में भी कोई कार्रवाई करने से परहेज रखा गया। सातवां है सदस्यता घोटाला। सातवां आरोप है सदस्यता घोटाला को लेकर। आरोप है कि बैंक प्रबंधन ने सुनियोजित तरीके से बोर्ड पर राजनीतिक कब्जा कर रखा है। यहाँ चुनाव में फर्जी सोसाइटियाँ वोट डालती हैं। ज़्यादातर सोसाइटियों के पास कोई काम नहीं है, इन्हें सिर्फ वोट डालने के लिए बनाया गया है, जो कि आरसीएस दफ्तर के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना मुमकिन नहीं हो सकता। ललित कुमार की 8वीं शिकायत के मुताबिक आरोप है कि आरसीएस दफ्तर की मिलीभगत के कारण दिल्ली में मात्र इसी कोऑपरेटिव बैंक को रिकवरी करने की अनुमति है, जबकि कोऑपरेटिव एक्ट के मुताबिक रिकवरी की पावर आरसीएस को होती है। इस वजह से सरकार को मिलने वाले 5% के राजस्व के रूप में सालाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। साथ ही बैंक अपनी मनमर्जी से अपने चहेतों का लोन राइट ऑफ भी कर देता है या उन्हें नोटिस ही नहीं भेजता। ये बैंक पदाधिकारियों की एक अलग अवैध कमाई का जरिया बना हुआ है। शिकायत के मुताबिक 9वां आरोप है दिल्ली सरकार इस बैंक का शेयर होल्डर भी है, पर एक्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार का इस बोर्ड में कोई नामित डायरेक्टर ही नहीं है। पहले इस बैंक की बोर्ड में दिल्ली सरकार से एक प्रतिनिधि डायरेक्टर नामित होता था, परंतु नांगलोई के पूर्व कांग्रेसी विधायक ने पिछले 2 दशकों के अपने राजनीतिक कब्जे को बरकरार रखने के लिए दिल्ली की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों की कृपा दृष्टि से यह परंपरा ही खत्म कर दी। हालांकि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में यह प्रावधान आज भी प्रभावी है। शिकायत के मुताबिक 10वां आरोप है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली राज्य सहकारी बैंक में विगत 20 वर्षों से चेयरमैन डॉक्टर विजेंद्र सिंह की दादागिरी चल रही है। यहां जब चाहे किसी भी कर्मचारी को फर्जी आरोप में नौकरी से निकाल दिया जाता है, जबकि बैंक सर्विस रूल के मुताबिक कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने से पहले आरसीएस की अनुमति जरूरी है। पर चेयरमैन विजेंद्र सिंह ने बिना दिल्ली प्रशासन की अनुमति बैंक के सर्विस रूल को ही बदल दिया है, जिससे प्रबंधन का हर अवैध कार्य अधिकार बन गया है। शिकायत के मुताबिक इस बैंक पर 11वां आरोप है जिसके मुताबिक दिल्ली राज्य सहकारी बैंक के चेयरमैन विजेंद्र सिंह और वाइस चेयरमैन सुखबीर सिंह पवार तथा तात्कालिक एमडी आरएस दहिया साल में कई बार विदेशी यात्राओं पर जाते थे, जिसका खर्चा या तो बैंक वहन करता था या वो सोसाइटियां यह खर्च उठाती थी जिनके ये सदस्य होते हैं। ललित कुमार की मांग है कि इस बात की जांच भी जरूरी है कि ये सभी पदाधिकारी बार बार किस काम से विदेश यात्रा पर जाते हैं, जबकि ये बैंक सिर्फ एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है और इसकी तो दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में कोई शाखा तक नहीं है। और
इन दर्जन भर आरोपों में आखिरी 12वां आरोप है, जिसके मुताबिक दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में 2 ऐसे निदेशक हैं जिनके खिलाफ सेंट्रल रजिस्ट्रार ने रिकवरी ऑर्डर पास किया। निदेशकों में खुद नेफेड के मौजूदा चेयरमैन और बैंक के भी मौजूदा चेयरमैन विजेंदर सिंह और राजेंद्र सिंह जून को 16.023 करोड़ रुपए जमा कराने थे, जो कि कुल रकम का 1% जुर्माना था। परंतु 2011 में ही रिकवरी ऑर्डर पेंडिंग रहते हुए आरोपी विजेंदर सिंह ने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का ना सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि जीता भी, और तब से लेकर आज तक लगातार इस बैंक पर काबिज है। तो दोस्तों, ये थे वो दर्जन भर आरोप जो इस बैंक से गलत आरोप में बर्खास्त एक चपरासी की शिकायत पर दिल्ली विधानसभा पेटिशन कमेटी द्वारा रजिस्ट्रार को जांच के लिए कहा गया था। इन दर्जन भर आरोपों की जांच के लिए रजिस्ट्रार ने जुलाई 2020 में 61 के तहत, जी हां, दफा 61 के तहत जांच का आदेश किया था, परंतु 1 साल तक खुद का ही जारी किया हुआ जांच आदेश दबाए रखा। जुलाई 2021 में जनहित याचिका दायर की गई, तब भी आरसीएस की नींद नहीं खुली। पर जब दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर 61 के बारे में आरसीएस से जानना चाहा, उस वक्त भी आरसीएस ने कोर्ट को गुमराह करते हुए फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी का हवाला दिया, जो कि जुलाई 2020 में नहीं बल्कि जनवरी 2021 में जारी हुई थी, जिसे दिल्ली के एलजी के ऑर्डर से जारी किया गया था। इसी बीच 8 जुलाई को फिर से आरसीएस ने कोर्ट को गुमराह करते हुए बिना कोर्ट की जानकारी इस जनहित याचिका और उसमें इस 61 के पेंडिंग होने के बावजूद आरसीएस द्वारा गुपचुप तरीके से उसी पुराने 61 के ऑर्डर में नए जांच अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई। अगले एपिसोड में हम इस कलंक कथा में और भी नए खुलासे लेकर अगले रविवार पेश होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।